हेलो एवरीवन। सो अब हम इसका नेक्स्ट लास्ट टॉपिक का कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा चला था कंसोलिडेशन, उसमें कंटेंट ज़्यादा हो रहे थे तो एक वीडियो बहुत लंबा जा रहा था, तो उसको हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टरजागीज थ्योरी ऑफ वन डी कंसोलिडेशन। टरजागीज ने कुछ थ्योरी दिया वन डी कंसोलिडेशंस के लिए, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम ध्यान नहीं देंगे। उसके कुछ अजम्पशंस है, वो देखते हैं, तो वो भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या है, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने इसके अजम्पशंस को यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अजम्पशन क्या, सॉइल इज होमोजेनस आइसोट्रोपिक सैचुरेटेड, तो ये तो बोल सकते हैं, तो सभी सॉइल में नॉर्मली ये सब एज्यूम करते हैं सभी लोग, तो इसमें ऐसा क्या ख्याल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो है आपका जो एवी है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स ई और सिग्मा डैश के बीच में जो ग्राफ था कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी में, तो ये क्या था, ये आपका ऐसा कुछ था। मतलब ये क्या चेंज हो रहा था, आपका जो एम वी था, एम वी इज इक्वल टू ए वी बाई वन प्लस ई नॉट था। मतलब एम वी क्या है, ए वी का प्रोपोर्शनल है, ई नॉट तो कांस्टेंट है, तो ए वी चेंज हो रहा था, तो एम वी भी चेंज हो रहा था और के भी चेंज हो रहा था। लेकिन टरजागीज ने क्या किया, इसको कांस्टेंट एज्यूम किया। ठीक है, ए वी आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। फिर आपका एम वी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ आपका वॉल्यूम चेंज है, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। और के क्या है आपका, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज और परमिबिलिटी, ये तीनों को कांस्टेंट एज्यूम किया। ठीक है, तो इसका यूज़ हम आगे देखेंगे कि क्वेश्चन ऐसा नहीं डायरेक्टली पूछ दिया गया कि क्या कांस्टेंट है, आपका इनडायरेक्टली इसका यूज़ करके पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइसोक्रोन, कभी पूछा नहीं गया है। हाइड्रोलॉजी में आइसोक्रोन रहता है, वो अलग है, ये अलग है, ध्यान देना। सो कर्व्स इंडिकेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कर्व्स है जो एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं, उसको हम आइसोक्रोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रेनेज पाथ, इसका यूज आता है, आप सपोज सॉइल है, ये आपका सॉइल है ना, ये आपका सॉइल है, पानी है इसमें, तो पानी जो ड्रेनेज होगा या तो नीचे से हो सकता है या तो ऊपर से हो सकता है। अगर नीचे या ऊपर किसी एक डायरेक्शन में हुआ तो वो हो गया सिंगल ड्रेनेज, सिंगल ड्रेनेज। या तो अगर दोनों डायरेक्शन से भी हो सकता है ना, ये भी पॉसिबल है कि दोनों डायरेक्शन से हो। अगर दोनों डायरेक्शन से हो तो वो होगा डबल ड्रेनेज। तो सिंगल ड्रेनेज, डबल ड्रेनेज। सिंगल ड्रेनेज में होता है डी, जो आपका डेप्थ रहता है वो आपका रहेगा एच नॉट के इक्वल रहेगा, है ना। ये आपका ड्रेनेज पाथ है, वो एच नॉट जितना हाइट है उसका इक्वल रहेगा। जिसमें कंसोलिडेशन हो रहा है उसका हाइट लेते हैं, ध्यान रखना, आगे और अच्छे से बताएंगे एच नॉट क्या है। जिसमें कंसोलिडेशन होता है उसमें, कंसोलिडेशन के ऊपर किस में पॉसिबल है कंसोलिडेशन, आपका क्ले में पॉसिबल है। हो सकता है क्ले के ऊपर, सपोज क्ले है, क्ले के ऊपर सैंड हो, तो एच नॉट लेंगे ना, सिर्फ क्ले का लेंगे, सिर्फ कंसोलिडेशन इसी में पॉसिबल है तो सिर्फ क्ले का लेंगे। अब जो ड्रेनेज पाथ है डबल ड्रेनेज में, वो आपका एच नॉट बाई टू ले लेंगे, ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस है। सिंगल में आपका एच नॉट, डबल में आपका एच नॉट बाई टू हो गया। ठीक है, अब इनिशियली जो आपका प्रेशर लग रहा है, एक्सेस प्रेशर, अफेक्टिव प्रेशर या क्यू, वो पूरा क्या लेता है, पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, तो आपका यू बार इज इक्वल टू क्यू हुआ। अब धीरे धीरे यू क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो डिक्रीज कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से पानी निकल सकता है वहीं से होगा ना। तो सपोज सिर्फ ऊपर से पानी निकल सकता है, तो सिर्फ ऊपर से ही पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो यहाँ से सिर्फ ऊपर से ही पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है विद टाइम। एट द एंड तो हमें पता ही पूरा पानी चले जाएगा, मतलब यू बार क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये आ गया आपका 0 0 0। अब डबल ड्रेनेज में ऊपर से भी पानी निकल रहा है, नीचे से भी पानी निकल रहा है, तो दोनों से आपका डिक्रीज हो रहा है। लास्ट में तो हमें पता है कि तीनों में जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहता है। ये भी ऐसा कभी ग्राफ पूछता नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए लेकिन। ठीक है, अब टरजागीज ने कुछ अजम्पशंस यूज़ किया, तो उसका इक्वेशन क्या बना, तो टरजागीज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन डी कंसोलिडेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंसोलिडेशन, तो उसका जो इक्वेशन है डी यू बार बाई डी टी इज इक्वल टू सी यू डी स्क्वायर यू बार बाई डी जेड स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन है। ये इक्वेशन ध्यान देने की जरूरत नहीं, याद नहीं करना है इसको, इतना फोकस नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस, क्या पता अगर 1 मार्क्स के लिए गलती से 1% अगर पूछ दे तो पहले डी आता है बाद में स्क्वायर आता है, ऐसा कुछ आपको याद कर लो। बीच में आता है सी वी, सीवी क्या होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। ठीक है, अभी तक हम जो भी पढ़े थे ना, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स या कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, ये सब पढ़े थे, मतलब कंप्रेसिबिलिटी था, ये है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, सॉल्विंग ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन गिव्स टाइम फैक्टर टीवी एंड डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, टाइम फैक्टर एंड डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, टाइम फैक्टर एंड डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ये देखते हैं, पहला देखते हैं टाइम फैक्टर, ये क्या होता है, ये होता है CV, ये होता है
टाइम फैक्टर इज इक्वल टू सी वी टी बाय डी स्क्वायर, सी वी टी बाय डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो आपको पता है ये क्या है, सी वी ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ये आपका है टाइम ऑफ ड्रेनेज। ठीक है, डी क्या है, ये आपका ड्रेनेज डेप्थ। ठीक है, ये हुआ ड्रेनेज डेप्थ। तो टीवी को लिख सकते हैं, टी आ रहा है तो टी तो टाइम फैक्टर में टी तो होगा, ऊपर सी वी आ रहा है तो वी लिख देते हैं बाय डी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया सी वी टी बाय डी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये आपका टी वी हो गया। लेकिन अच्छा यूनिट क्या होगा, टी का क्या होगा आपका टाइम, डायमेंशनल एनालिसिस में टी लिख देते हैं। सी वी का क्या होगा, सी वी का ठीक है देखते हैं अभी आगे देखेंगे। डी क्या है, ये तो डेप्थ है ना, तो इसका हो गया एल, है ना। टी वी क्या है, ये आपका डायमेंशन लेस रहता है, डायमेंशन लेस, नो डायमेंशन, तो एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो, नो डायमेंशन। तो सी वी का क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया टी टी एल स्क्वायर टी एल माइनस टू, और ये क्या हो जाए, तो सी वी का हो जाएगा यहाँ पर एल स्क्वायर टी माइनस वन, है ना। ये हो गया एल स्क्वायर टी माइनस एल स्क्वायर टी माइनस वन, एल स्क्वायर से कट गया, टी माइनस वन टी से कट गया, तो टी वी क्या होगा डायमेंशनलेस। सी वी कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला क्या होगा, के बाय एम वी गामा डब्लू, के बाय एम वी गामा डब्लू। वी यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ वी नीचे आ जाएगा, सी वी, है ना। सी एम, सी में वी है तो एम में भी वी आ जाएगा। ठीक है, इसको आप जैसा आप ट्रिक बना के अगर याद करना चाहो वैसा कर लो, लेकिन याद तो होना ही चाहिए, ध्यान रखना, है ना। तो टी वी इज इक्वल टू सी वी टी बाई डी स्क्वायर, सी वी इज इक्वल टू के बाई एम वी गामा डब्ल्यू, ये कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो ये डिपेंड करता है परमेबिलिटी, आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, आपका बल्क यूनिट ऑफ वाटर, और टाइम फैक्टर है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, और आपका ड्रेनेज पाथ। तो सी वी का जो फॉर्मूला है इसको यहाँ लिख सकते हैं एम वी गामा डब्ल्यू और ये डी स्क्वायर, तो ये सी वी यहाँ से लिख दिए। ठीक है, तो ये टी वी का हो गया। अब फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल आपका गामा डब्ल्यू क्या होता है, गामा डब्ल्यू तो कांस्टेंट होगा, टीवी क्या होगा, ये भी आपका कांस्टेंट होगा फॉर पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, फॉर सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन टीवी भी कांस्टेंट है, गामा डब्ल्यू भी आपका कांस्टेंट है। तो टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एम वी गामा डब्ल्यू, सॉरी टी स्क्वायर एम वी बाय के, टी स्क्वायर एम वी बाय के, ये आपका टी इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर एम वी बाई के। ये ध्यान रखना, इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप ये याद कर लो, ये याद कर लो, फिर यहाँ से डराइव कर सकते हो। तो इससे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए ये वाला रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बचा टाइम फैक्टर, ये तो सबका फॉर्मूला हो गया। अब जो टाइम फैक्टर है वो क्या है, चलो इसको हम यहीं पर देख लेंगे। तो ये टी वी इज इक्वल टू सी वी टी बाई डी स्क्वायर, वेयर सी वी इज इक्वल कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, उसका यूनिट एल स्क्वायर टी माइनस वन, टी टाइम ऑफ कंसोलिडेशन इसका टी हुआ, डी ड्रेनेज डेप्थ एल हुआ। लेकिन सी वी इज इक्वल टू क्या होता है, के बाय एम वी गामा डब्ल्यू, सी वी का यूनिट यहाँ पर देखे थे एल स्क्वायर टी माइनस वन, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड में लिख सकते हैं, के तो पता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ये आपका एल टी माइनस वन। ठीक है, तो ये टी वी और सी वी का हो गया। इसको और ये फॉर्मूला को याद कर लेना, तो आपका जो टाइम है, टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, उसका रिलेशन मिल जाता है हमको सी वी से, सॉरी आपका डी से, फिर आपका एम वी से, और आपका के से। तो ये आपको तीनों से इसका रिलेशन मिल जाता है। रिलेशन आगे देखते हैं। अभी टी वी है वो उसके दो फॉर्मूलाज है। अगर आपका डिग्री ऑफ, ठीक है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यू, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो यू इज इक्वल टू होता है सेटलमेंट बाय फाइनल सेटलमेंट इनटू 100। सपोज आपका एक सॉइल है जिसमें 100 सेंटीमीटर का सेटलमेंट हो सकता है, फाइनल सेटलमेंट। लेकिन अभी ये आपका अप्रॉक्सीमेट, ऐसा मत सोचना कि सॉइल में 100 सेंटीमीटर का कंसोलिडेशन हो सकता है, या इसको 1 मीटर भी लिख सकते हैं ना, तो 1 मीटर का कंसोलिडेशन हो सकता है। ये हाइपोथेटिकली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर हो सकता है। अभी कितना है आपका, सॉरी अभी सेटलमेंट कितना हुआ है, 50 सेंटीमीटर। तो डिग्री ऑफ सेटलमेंट कितना हो गया, या डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ये हो गया एस बाय एस एफ इंटू 100, यू इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 50 बाई 100 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 50%। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो गया 50%। इसको ये भी लिख सकते हैं, तो एस बाय एस एफ इंटू 100, इसको ये भी लिख सकते हैं डिसिपेटेड एक्सेस पोर प्रेशर बाय इनिशियल एक्सेस पोर प्रेशर इंटू 100, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यू इज इक्वल टू डिसिपेटेड पोर एक्सेस प्रेशर
डिसिपेटेड एक्सेस पोर प्रेशर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये आपका लिख सकते हैं इनिशियल एक्सेस पोर प्रेशर, ठीक है, इनटू 100, ऐसा लिख सकते हैं। अगर जो हम डायग्राम देखे थे ये आपका इनिशियल का था, इनिशियल में u बार इज इक्वल टू क्या था, ये आपका q के बराबर था, ठीक है। फिर आपका ये क्या हो रहा था, ये विद टाइम ये आपका कम हो रहा था अगर डबल रेंज का बात की, और लास्ट में क्या हो रहा था, ये आपका 0 हो रहा था, ठीक है। तो u को और क्या लिख सकते हैं, नीचे इनिशियल एक्सेस, इनिशियल क्या है आपका u बार है, u बार, उसको ui कर दिए है ना, इनिशियल एक्सेस, इनिशियल ये आपका है ui बार, इनिशियल के केस में ui हो गया, इनिशियल एक्सेस पोर प्रेशर। अब ये क्या डिसिपेटेड, मतलब कितना कम हुआ, डिसिपेटेड कितना, सॉरी कितना डिसिपेट हो गया, डिसिपेट मतलब ये जो है ना इतना कम हो गया। तो ये जो कम हो उसको क्या लिख सकते हैं, इनिशियल माइनस अभी जितना है, अभी कितना है, अभी जितना भी है, ये आई नहीं आएगा, तो अभी जितना भी उसको माइनस कर दो तो डिसिपेट, कितना डिसिपेट हो गया वो आ गया। तो इसका लग सकते हैं ui माइनस ui बार माइनस u बार इज इक्वल बाई ui बार इंटू 100। लेकिन ये क्या ui बार माइनस u बार, ये जितना डिसिपेट हुआ है कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम देखे थे ना कि क्या इंक्रीज हो रहा जा रहा था, ये आपका अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा था। तो जितना डिसिपेट हुआ वो किसको बैलेंस कर दिया, अफेक्टिव स्ट्रेस को, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें टोटल स्ट्रेस को तो हमें कांस्टेंट लेके चलना है ना, सॉरी टोटल स्ट्रेस तो कांस्टेंट होता है, तो ये क्या है पोर वाटर प्रेशर प्लस अफेक्टिव स्ट्रेस। तो पोर वाटर प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो डिसिपेट हो रहा है, तो कहाँ बैलेंस हो रहा है, वो अफेक्टिव स्ट्रेस में बैलेंस होगा, तो ये इंटू 100, ठीक है। तो ये कुछ आपका फॉर्मूला बनता है, ये वाला फॉर्मूला ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपका चलो इसमें तो कुछ याद करना ही है, ये तो आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, परसेंटेज भी निकालना है, परसेंटेज आपको पता है कि इनिशियल जितना भी है डिवाइड बाय फाइनल, तो फाइनल आपको, ये आपका ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये दोनों। तो आपको डिसिपेटेड एक्सेस पोर प्रेशर बाय इनिशियल एक्सेस पोर प्रेशर, डिसिपेटेड इनिशियल माइनस फाइनल वैल्यू क्या है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा जितना लॉस हुआ है डिसिपेटेड है वो मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय ui बार, ठीक है। अब ये कितना है, ये आपका है सिग्मा डैश बाय ui बार, ठीक है, ये हुआ। अब जितना u है ना, u के दो क्राइटेरिया से डिवाइड कर सकते हैं, u लेस देन 60% ग्रेटर देन 60%। अगर u लेस देन 60% है, लेस देन इक्वल टू 60%, या फिर कोफिशिएंट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन इक्वल टू 60% है, तो जो टीवी का फॉर्मूला हो जाएगा ना, टीवी इज इक्वल टू पाई बाई 4 u बाई 100, u बाई 100 कब लेंगे, जब ये परसेंटेज में होगा, है ना, u बाई 100 का स्क्वायर, अगर ये परसेंटेज में नहीं होगा तो u स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये कब होगा, जब u लेस देन इक्वल टू 60%, लेकिन u ग्रेटर देन 60% होगा ना, सॉरी ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 60%, तो टीवी यूज इक्वल टू हो जाएगा 1.78 1.993 log 10 100 माइनस u बार। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अगर आया तो क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन आप ये याद कर लेना लेस देन 60% है तो क्या फॉर्मूला है, ये ईजी है ना, ठीक है, ये याद कर लेना, ये आप फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी आपको एक्सप्लेन किया गया, टी वी इज इक्वल टू सी वी टी बाई डी स्क्वायर, लेकिन आपका सी वी क्या होता है, सी वी इज इक्वल टू होता है के बाय एम वी गामा डब्लू। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो टी वी इज इक्वल टू के बाय एम वी गामा डब्लू इंटू टी बाई डी स्क्वायर, तो टी को रीअरेंज करेंगे तो टी वी इंटू डी स्क्वायर बाई के इंटू एम वी गामा डब्लू। अब फॉर सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, फॉर सेम डिग्री ऑफ, सपोज u इज इक्वल टू 50% है ना, सेम डिग्री बोला है, तो टीवी का क्या फॉर्मूला होगा, पाई बाई 4 आपका 50 बाई 100 का होल स्क्वायर। तो जब ये कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट होगा ना, तो आपका क्या हो गया, टीवी आपका कांस्टेंट हो गया, गामा डब्लू क्या है वो तो कांस्टेंट ही रहता है, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एम वी बाई के, डी स्क्वायर एम वी बाई के फॉर सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ये याद रखना, फॉर सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो आपका T2 बाई T1 कितना हुआ, ये आपका हुआ इज इक्वल टू डी, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो T2 बाई T1, तो डायरेक्टली में D2 बाई D1 होल स्क्वायर। अब ये MV से भी डायरेक्टली लिखा, तो इंटू MV2 बाई MV1, ठीक है, ये भी हुआ। अब ये K से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो ये आ गया K1 बाय K2, ठीक है। तो आप ये इससे आप इस रिलेशन को याद करना, अगर याद नहीं भी हो रहा है तो ये दोनों को तो याद करना ही है, टीवी और सी वी इज इक्वल टू के बाई एम वी गामा डब्ल्यू, ये दोनों को तो याद करना ही है, इससे आप ये डराइव कर सकते हो, ठीक है। फिर जो कांस्टेंट, सॉरी ये डराइव कर सकते हो, जो कांस्टेंट है उसको हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल लो, फिर इससे आप ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इससे कई क्वेश्चन बनेंगे। अब आता है रिकम्प्रेशन।
रिकम्प्रेशन क्या होता है ये देखते हैं। सपोज हम ग्राफ बनाते हैं, आपका यहाँ पर आ गया ई, यहाँ पर आ गया सपोज लॉग ऑफ सिग्मा डैश, है ना। ये तो आपका स्ट्रेट लाइन डिक्रीज होता है ना। सपोज यहाँ पर हम क्या किए, स्ट्रेस को और नहीं लगाए, थोड़ा स्ट्रेस लगा रहे थे, अब उसको कम कर दी, तो ये क्या होगा, वापस जाएगा। अब वापस एकदम वापस ऐसे ऐसे आ रहा था, ऐसे ही तो नहीं जाएगा ना, ठीक है, वो कुछ चेंज होके जाएगा। सपोज यहाँ पर पहुंचा, अब उसमें वापस स्ट्रेस लगाना शुरू किए, वापस स्ट्रेस लगाना शुरू किए, अब यहाँ पर कुछ स्ट्रेस है, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी पहले से ज़्यादा स्ट्रेस लग चुका है ना। याद करो ये कौन सा केस है, ये आपका ओसी, ओवर कंसोलिडेटेड, मतलब पहले ही ज़्यादा स्ट्रेस लग चुका है ना। ओवर कंसोलिडेटेड या प्री कंसोलिडेटेड या प्री कंसोलिडेशन जैसा बोल रहा हूँ, तो वापस जा रहा है। अब देखोगे अरे पहले तो उतना ही स्ट्रेस लग चुका है, ठीक है, तो ये आपका प्री कंसोलिडेटेड, वापस आओगे यहीं पॉइंट पे मीट करेगा, फिर ये वापस अपने ओरिजिनल पाथ पे फॉलो करना चले जाएगा। तो ये आपका कुछ ऐसे गया, फिर वापस ये, तो ये दोनों है ना, ये आपका है एनसी, नॉर्मली कंसोलिडेटेड, है ना। जब भी जा रहा है ये आपका जितना भी स्ट्रेस लग रहा है वही मैक्सिमम है, इस पॉइंट के अलावा जितना भी लग रहा है वही मैक्सिमम है। लेकिन ये क्या हुआ, ये आपका ओसी, ये वाला ओसी हुआ, ठीक है। तो जब अब इस केस में जब हम इसको अलग से बनाते हैं, तो ये आपका ओसी हुआ, ये आपका एनसी हुआ, ये एनसी, ये आपका ओसी। ये एनसी में स्लोप कितना होता था, ये आपका रहता था सीसी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। इसमें स्लोप क्या हो जाएगा, सीआर, है ना, ये ध्यान रखना। कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन, दोनों में स्लोप अलग हो जाएगा। अब तो सी आर इज इक्वल टू होता है 1/5 अप्रोक्सीमेटली, इसको हमेशा यूज मत करना, सी आर इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी सी अप्रोक्सीमेटली, तो सी आर इज लेस देन सी सी, ये होता है, ठीक है। तो सपोज हम इसको नॉट कंडीशन लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं। अब जो सिग्मा एच है उसका फॉर्मूला क्या होता था, एच नॉट सी सी 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा डैश प्लस आपका सिग्मा डैश ओरिजिनल बाय सिग्मा डैश ओरिजिनल, ये आपका फॉर्मूला रहता था, ये ओरिजिनल केस में। लेकिन अभी चेंज हो गया ना, ये और कंसोलिडेटेड का केस हो गया, ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड का है। तो और कंसोलिडेटेड में का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू एच नॉट, ये तो आपका कांस्टेंट है। अब पहले ओसी के लिए निकालेंगे, ओसी के लिए क्या हो जाएगा, सी आर, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन यूज करेंगे, 1 प्लस ई नॉट, ई नॉट क्या, इस पॉइंट का वॉइड रेशो, इस पॉइंट का वॉइड रेशो, ठीक है, बाय लॉग चेंज इन स्ट्रेस, चेंज इन स्ट्रेस, ठीक है, चेंज इन स्ट्रेस प्लस आपका इस पॉइंट का स्ट्रेस, है ना, अफेक्टिव स्ट्रेस, सॉरी अफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ पॉइंट ओ, प्लस अफेक्टिव स्ट्रेस पॉइंट ओ, प्लस यहां से यहां तक कितना चेंज हुआ है, ये आपका अफेक्टिव स्ट्रेस, है ना, चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस बाय आपका सिग्मा डैश ओ नॉट, यहाँ पर आपका अफेक्टिव स्ट्रेस कितना है। लेकिन ये किस केस के लिए हुआ, ये ओसी के लिए हुआ। अब एनसी के लिए वापस निकालना है ना, प्लस एच नॉट, यहाँ पर सी आर लिए थे कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन, अब वापस सीसी में क्या है, सॉरी एनसी में क्या है, सी सी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन 1 प्लस ई नॉट, ये तो आपका कांस्टेंट है, लॉग अब ऊपर क्या है, चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस, लेकिन कहाँ से, पहले आपका ओ से 1 तक था, ओ से 1, ठीक है, अब लेकिन 1 से 2 तक है, ठीक है, 1 से 2 तक, तो इसको हम सिग्मा डैश 1 ले लेते हैं, 1 से 2 तक। यहाँ सिग्मा डैश, ये आपको जो लेना है, नोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि जहाँ से जहाँ तक लेना, ये हो गया। फिर सिग्मा डैश कहाँ का, ये आपका इनिशियल, इस केस में इनिशियल क्या है, इनिशियल आपका 1 है, तो सिग्मा डैश 1 ले लेते हैं बाय सिग्मा डैश 1, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आपको मेन फॉर्मूला ये याद रखना है, फिर आपका जब भी ओसी आएगा तब आप वापस इसको डराइव कर सकते हो, कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो रिकम्प्रेशन वही को एक्सप्लेन किया, यहाँ से यहाँ आ रहा था, यहाँ पर आपका स्ट्रेस रिलीज कर दिए तो थोड़ा पीछे गया, अब वापस स्ट्रेस लगाए, तो जब वापस पीछे जा रहा था तो यही सेम पाथ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, वो दूसरा पाथ फॉलो करेगा, तो यहाँ कहीं पॉइंट पे पहुंचा। अब जब वापस स्ट्रेस बढ़ाए तो ये तो देखा यहाँ पर तो स्ट्रेस पहले लग चुका है ज़्यादा, है ना, यहाँ पर सपोज 5 का मैग्नीट्यूड है, यहाँ 10 का तो ऑलरेडी लग चुका है, तो ये कौन सा केस हुआ, ओसी का केस हुआ। जब ओसी का आया तो जो फॉर्मूला है एस एफ, तो आपका ये एच नॉट पहले रिकम्प्रेशन का यूज़ किए, फिर आपका कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन यूज़ किए, तो टोटल आपका टोटल सेटलमेंट हो गया। और जो सी आर है वो स्लोप ऑफ ओसीसी रहता है, सी सी आपका स्लोप ऑफ एनसीसी रहता है, ओसीसी मतलब ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, एनसीसी मतलब नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ सीसी होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ अगर आप
जो ओरिजिनल एस एफ का फॉर्मूला था एच नॉट सी सी वन प्लस ई नॉट लॉग ऑफ, यहाँ पर स्ट्रेस रहता था, ये आपका ओरिजिनल हो गया, सॉरी ये डेल नहीं रहेगा, ये आपका फाइनल रहेगा। ठीक है, अगर ये याद है तो ये आपका डराइव कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ ए, स्टेजेस ऑफ कंसोलिडेशन। क्या क्या स्टेज रहती है? तो पहला आपका इनिशियल रहता है, फिर प्राइमरी रहता है, फिर सेकेंडरी रहता है। इनिशियल में क्या रहता है? कंसोलिडेशन मतलब आपका जो सेटलमेंट होगा, है ना। तो 3 स्टेज में रहता है, इनिशियल, प्राइमरी, सेकेंडरी। अब इनिशियल क्या है? ड्यूस टू इलास्टिक नेचर या फिर एस्केप ऑफ एयर। अगर ड्यू टू इलास्टिक नेचर या एस्केप ऑफ एयर है उसको हम इनिशियल कंसोलिडेशन बोलते हैं। एस्केप ऑफ एयर को क्या बोलते थे? अगर एयर के कारण हो जाए तो ये कॉम्पैक्शन, है ना, कॉम्पैक्शन। और इलास्टिक नेचर हम देखेंगे इसको। प्राइमरी कंसोलिडेशन जो अभी पढ़े ना, ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर, ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर, तो इसी को हम अभी पढ़े हैं। सेकेंडरी कंसोलिडेशन ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड एस्केप ऑफ सम डबल लेयर वाटर ऑल्सो कॉल्ड क्रीप। सपोज आपका सॉइल है ना, यहाँ पर सॉइल है, सॉइल है, यहाँ पर वाटर है, कुछ प्रेशर लगा है तो पहले तो क्या होगा, एयर है, जितना भी एयर है वो निकल जाएगा, तो आपका इनिशियल कंसोलिडेशन होगा, इसको हम कॉम्पैक्शन भी बोलते हैं। अब जब वाटर है वो निकलेगा, पहले एयर निकला, अब वाटर निकला, है ना, तो ये हो गया, पोर वाटर निकल गया। अब जब पार्टिकल्स है वो कुछ रीअरेंज होंगे, अपना जगह कुछ चेंज करेंगे, खसकेंगे इधर उधर, तो रीएडजस्टमेंट होगा, उसके कारण कुछ सेटलमेंट होता है। और कुछ डबल लेयर जो सॉइल से पानी चिपके रहते हैं, डबल लेयर आपको बताया गया है ना। अगर नहीं पढ़े हो तो शायद ये हम हाइड्रोलॉजी में कवर किए आएगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, या तो जियोटेक में, ठीक है, ये आप देख लेना। अगर जियोटेक में कवर नहीं हुआ होगा तो ये हम हाइड्रोलॉजी में पढ़े हैं, ठीक है, दोनों में से किसी एक में पढ़े होंगे। डबल लेयर वाटर, तो पार्टिकल से पानी कुछ अटैच रहते हैं, अटैच रहते हैं तो वो क्या हुआ, डबल लेयर। वो किससे अटैच रहते हैं वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। तो कुछ अमाउंट ऑफ पानी यहाँ से भी रिलीज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रीप। तो ये स्टेजेस ऑफ कंसोलिडेशन हो गया। अब ड्यू टू इलास्टिक नेचर, है ना, ये तो हमें क्रीप पढ़ना नहीं है, ये हम पढ़ लिए, कॉम्पैक्शन हम आगे पढ़ेंगे। तो इलास्टिक नेचर है ये आपका, ड्यू टू इलास्टिक नेचर उसको हम निकालना है, तो उसका है इलास्टिक सेटलमेंट और इमीडिएट सेटलमेंट। इसको या तो इलास्टिक सेटलमेंट और इमीडिएट सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बनता है एस आई इज इक्वल टू क्यू एन बाय ई एस इंटू बी 1 माइनस म्यू स्क्वायर आई। क्यू एन क्या हुआ, नेट प्रेशर इंटेंसिटी, है ना। प्रेशर है, यहाँ पर डायमेंशन नहीं लिख रहा हूँ, ये आपका केपीए में भी लिख सकते हो, किलो न्यूटन पर मीटर में भी लिख सकते हो, ये जब एसआई का है ना। तो ये है ई एस आपका यंग्स मॉडुलस, इसका भी आपको यूनिट पता है तो अलग से मेंशन नहीं कर रहा हूँ मैं। लीस्ट लैटरल डायमेंशन, आपका यूनिट पता नहीं है तो वहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा, बस एसआई में या सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, जो भी यूनिट में करोगे उसके हिसाब से आपका सेटलमेंट आ जाएगा। बी आपका लीस्ट लैटरल डायमेंशन, लीस्ट लैटरल डायमेंशन क्या हुआ, सपोज ये आपका रेक्टेंगल है, इसका यूनिट, इसका लेंथ है 5, इसका लेंथ है 10, तो लीस्ट लैटरल डायमेंशन तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5। लीस्ट वाला हमें लिखना है। 1 माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू पॉइजन रेशो, ये भी आपको पता है और अच्छे से हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे। आई हो गया ये इन्फ्लुएंस फैक्टर, ठीक है, इन्फ्लुएंस फैक्टर। तो इससे, इस फॉर्मूला से हमें आ जाएगा इनिशियल या इमीडिएट सेटलमेंट या इलास्टिक सेटलमेंट, ठीक है, ये आ गया। अब जो आई का वैल्यू है इसमें अलग अलग टेबल्स है, आपका सर्कल के केस में किस पोजीशन में अलग अलग वैल्यूज़ है, आपका रेक्टेंगल के केस में किस किस में अलग अलग वैल्यूज़ है, तो ऐसे करके अलग अलग केसेस में अलग अलग वैल्यूज़ है। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब वैल्यूज़ याद करें, लेकिन आप ये एग्ज़ाम में जो आई गेस रिजिड वाले के लिए पूछा गया है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये सर्कल के केस में सेंटर, एवरेज और रिजिड का, सॉरी फ्लेक्सिबल और रिजिड का केस याद कर लेना दोनों। तो फ्लेक्सिबल, रिजिड, फ्लेक्सिबल के सेंटर में 1, फ्लेक्सिबल के सेंटर में 1, फ्लेक्सिबल में क्या आ रहा है, एल आ रहा है ना, एल मतलब 1, है ना, तो फ्लेक्सिबल के सेंटर में 1। उसका रिजिड में कितना है, 0.8, तो रिजिड का इज इक्वल टू 80% ऑफ फ्लेक्सिबल, ये याद रखना, है ना। अब वो भी सेंटर वाले में, तो सेंटर में 1 है तो रिजिड में कितना हो गया, 0.8। एवरेज में क्या होगा, दोनों का एवरेज लेना, दोनों का एवरेज तो 0.9 रहता है ना, 0.9 लेंगे, दोनों का बीच का लेंगे मतलब एवरेज, तो ये हो गया 0.85। तो इसको याद कर लेना। तो ये आ गया आई, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, शायद रिजिड का ये वाला पूछा गया है, तो ये गया इन्फ्लुएंस फैक्टर, ये आ जाएगा, तो आपको इनिशियल सेटलमेंट मिल जाएगा, सॉरी इलास्टिक सेटलमेंट या इमीडिएट सेटलमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंसोलिडेशन कवर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये चैप्टर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उतना ही सॉल्व करोगे तो उससे ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनफ है वो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।